हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के 9वें वीडियो में। इस वीडियो में हम कार्बन के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में हम कार्बन के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में समझेंगे, जैसे कि दहन। कार्बन को यदि जलाया जाए तो क्या रिएक्शन होता है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, और आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों के कुछ प्रमुख रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। कुछ जो उनके गुणधर्म हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे दहन। शुरुआत में हम पढ़ेंगे दहन, यानी कि कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है तो क्या होता है। और फिर पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि कार्बन यौगिकों की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो फिर क्या होता है। योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी की है, छोटी रहेगी। तो देखते हैं, पहले देखते हैं कि दहन क्या होता है। तो सभी सभी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 व प्रकाश उत्पन्न होता है। इस बात को समझो, सभी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, जैसे हम घर पर LPG जलाते हैं जो सिलेंडर में आती है, वो LPG जो होती है वो कार्बनिक यौगिक की होती है जिसको हम जलाते हैं। उसको जलाने से क्या मिलता है, हमें प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। और आप एग्जांपल ले लो, कुछ और LPG हो गया, CNG जो गाड़ियों में जलाया जा रहा है, उससे हमें हीटिंग मिलती है। और कोयला होता है, कोयले को जलाया जाता है तो उससे प्रकाश मिलता है, और प्रकाश मिलता है और ऊष्मा भी मिलती है। तो ये सब कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों को जब जलाया जाता है तो प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। ये दो ऊर्जाएं हमें मिलती हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। देखिए, उदाहरण से, जैसे कार्बन, खुद कार्बन को ही आप जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाएगा तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी और प्रकाश उत्पन्न होगा। यानी कि डेफिनेशन के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। यदि जब हम खुद कार्बन को भी जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। ये क्या बन गया, कार्बनिक यौगिक बन गया। जब इसको जलाया जाएगा तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे CH4 क्या है, एक प्राकृतिक गैस है। इसमें ये कार्बनिक यौगिक भी है क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। तो जब इसको जलाया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, ऊष्मा और प्रकाश। ये क्या है, प्राकृतिक गैस है और ये कार्बनिक यौगिक भी है। जब इस कार्बनिक यौगिक यानी CH4 मेथेन को जलाया जाता है तो CO2 मिलता है, H2O प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। समझ गए आप। डेफिनेशन में कहा है कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक को, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, जब उसे जलाया जाता है तो CO2 मिलती है और प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। समझ गए। तो दहन तो आप इजीली समझ गए होंगे। ये देखो, दो एग्जांपल है नीचे। अब अब हमने कार्बनिक यौगिकों की जलाने की बात छेड़ी, तो कार्बनिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। आप जैसे जानते हैं, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखेंगे कि यदि संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको जलाया जाता है तो वह कैसा अपना रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, और असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको जलाया जाता है तो वो अपना कैसा रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर स्वच्छ ज्वाला निकलती है। यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यदि उसको जलाया जाए, जैसे CH4 भी क्या था, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि ये अपनी चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट करता है। ये एक काय का एग्जाम्पल था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर स्वच्छ ज्वाला निकलती है, पहली बात। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने पर अपूर्ण दहन होने से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कजली ज्वाला निकलती है। जैसे कि ये आपका एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इस उदाहरण, ये प्राकृतिक गैस है। यदि प्राकृतिक गैस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये पूरी तरह से जल जाती है और स्वच्छ ज्वाला निकलती है इससे। समझ गए। और यदि जब इसको जलाया जाता है, और इसको जलाते समय, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया कुछ, ये CH4 जो है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति हम लगाना भूल ही गए यहाँ पर, ये वाली गलत हो गई। CO2 H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, अब सही है, सॉरी माफ़ करना।
ये जब गलत हो गई थी, अब सही है। जब हम इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये स्वच्छ ज्वाला देगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस वाली कंडीशन को अपनाएंगे तो ये अस्वच्छ ज्वाला देगी। समझ गए आप? यानी कुल कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जलाते समय उसे पूरी ऊष्मा मिलनी, वो पूरी क्या कहते हैं, वायु मिलनी चाहिए। कहते हैं नहीं, आग को हवा दे दी, इस तरह से। यानी कि जितनी आग को आप हवा दोगे तो उतनी ज़्यादा आग बढ़ेगी, यानी कि उतनी ज़्यादा वो सही से जलेगी। इसी तरह ये है, कार्बनिक यौगिकों को जलाते समय जितनी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से दी जाएगी उतनी अच्छे तरीके से जलेंगे। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम दी जाएगी तो वह अच्छे तरीके से नहीं जलेंगे। समझ गए आप दहन? तो देखिए कुछ और, देखिए कुछ सामान्य जानकारी है। गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के छिद्र होते हैं। जैसे कि आपके घर में गैस चूल्हा होगा, उस गैस चूल्हे में जो है ऊपर की तरफ जो वो गोल गोल सर्कल टाइप का लगा हुआ होता है, उसमें जो है छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। यानी कि वो छिद्र किस लिए होते हैं? वो छिद्र का यही महत्व होता है कि उन छिद्रों द्वारा ऑक्सीजन चली जाती है और अंदर जो एलपीजी है वो सही तरह से जल जाती है और तभी हमें नीली ज्वाला मिलती है। नीली ज्वाला का मतलब ये होता है, यदि कोई कार्बनिक यौगिक जलते वक्त नीली ज्वाला दे रहा है तो वह अच्छी तरीके से जल रहा है। यदि कोई कार्बनिक यौगिक जलते वक्त लाल या किसी और कलर की ज्वाला दे रहा है तो वह अच्छी तरीके से नहीं जल रहा है। समझ गए आप? जो कार्बनिक यौगिक नीली ज्वाला देते हैं वो पूर्णतः जल जाते हैं और जो नहीं देते वो पूर्णतः नहीं जलते हैं। तो ये जो आपके घर में गैस चूल्हा वगैरह होता है, इसमें जो छिद्र होते हैं उनका महत्व यही होता है कि वो जो है ऑक्सीजन उसमें भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, और जिनके कारण जो हमारी एलपीजी होती है वो सही तरह से, शुद्ध तरह से जल जाती है। समझ गए आप? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे जलते हैं और क्या रिएक्शन आता है हम तो समझ गए। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो वो पूर्णतः बिल्कुल सही तरह से जलेंगे और नीली ज्वाला देंगे और पूरी तरह वो जल जाएंगे। यदि आप ऑक्सीजन पूरी नहीं देंगे तो बस पूर्णतः नहीं जल पाएंगे और कजली ज्वाला यानी काले रंग का धुआं देंगे। समझ गए? अब देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते वक्त क्या रिएक्शन अपना दिखाते हैं। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जलते समय काली धुएं वाली पीली ज्वाला देते हैं। हाँ, यदि कोई कार्बनिक यौगिक सही जलता है तो वह नीली ज्वाला देगा, यदि कोई कार्बनिक यौगिक पूरी तरह नहीं जलता है तो वह पीली ज्वाला देगा। समझ गए आप? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो सही से जलते ही नहीं है, चाहे उनको ऑक्सीजन पूरी दो चाहे कम दो, वो जलते ही नहीं है सही से, और वो जलते वक्त जो है काला धुआं जो है उत्पन्न करते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि कोयला और ये कार्बनिक यौगिक जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये बनते कैसे हैं। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ था छोटे से बॉक्स में, तो मैंने बता रहा हूँ। तो ये बनते कैसे हैं कोयला पेट्रोलियम, सामान्य जानकारी है। तो देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों से प्राप्त है, जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों से प्राप्त है, क्योंकि इनका निर्माण प्राचीन समय के जीव जंतुओं के कारण हुआ। जो कोयला पेट्रोलियम है इनका निर्माण प्राचीन समय के जो जीव जंतु होंगे, यानी कि पहले के समय के 200 वर्ष 400 वर्ष पहले के जो जीव जंतु होंगे उनके कारण ही पेट्रोल कोयला का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? देखिए, जो भूकंप या ज्वालामुखी फटने से धरती में दब गए, यानी कि जो पहले समय के जीव थे वो भूकंप या ज्वालामुखी आने से धरती में दब गए, और ताप, ये 2-3 कंडीशन है, ताप, दाब और ऊष्मा, ताप, दाब और ऊष्मा के कारण कोयला तथा पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। यानी कि पहले समय के जो जीव थे वो भूकंप आने से या ज्वालामुखी फटने से वो दब गए चट्टानों में, और उन चट्टानों में ताप, दाब और ऊष्मा के कारण वह जो है कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो ये बहुत आसान है कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण। अब आगे देखिए, मुझको लगता है कि आप दहन तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। दहन में बस जलाना ही है कार्बनिक यौगिकों को। समझ गए? अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो याद करना, मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई है, और वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कुछ भी भारी नहीं है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और या फिर आगे कोई बड़ी लिखना चाहते हो तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बस खत्म। यहाँ पर भी इसका यही फंडा है, बस एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका ये CH2 नहीं CH3 CH2OH को जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ यानी कि KMnO4 के साथ गर्म करा जाता है तो ये जो है आपका CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको एग्जाम्पल इस चैप्टर वाली जो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है इसमें रखना है। समझ गए? तो नीचे मैंने ये लिखा हुआ है, ये KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ऊष्मा के साथ इसको गर्म कर देंगे। ये CH3CH2OH क्या है? एथेनॉल है।
और ये CH3COOH जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, एथेनोइक है। समझ गया? यानी कि कहने का मेरा कुल मतलब ये है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो, जब हमने अभिकारक में हमारे पास एक ऑक्सीजन थी, बट जब रिएक्शन हुई तो इधर जाकर ऑक्सीजन दो हो गई, यानी कि ऑक्सीजन का हो गया योग। समझ गए? अब इधर हाइड्रोजन देख लो, इधर हाइड्रोजन कितने थे, 3 2 5 और एक 6 थे, बट इधर जब रिएक्शन होकर इधर पहुंचा, प्रोडक्ट जो उत्पाद बना उसमें हमारे हाइड्रोजन जो है वो कुल 4 हैं। समझ गए? अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो जाता है और हाइड्रोजन का जो है ह्रास हो जाता है। यही हमारा एग्जाम्पल था इसका। अब देख लीजिए, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन दे देते हैं, लो भैया मेरे पास बहुत है, तुम ले लो। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन दे देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इसमें ऑक्सीजन किसने दी, इसके पास तो एक ही थी, बट इस यहाँ जब रिएक्शन होकर पहुंचा तो इसके पास दो हो गई, तो दो इसके पास कहाँ से आए, तो भैया दो इसके पास इसने दी अपनी पोटेशियम परमैंगनेट ने इसे एक ऑक्सीजन दी अपनी। समझ गए? तो इसके पास दो ऑक्सीजन कैसे बनी, इसने दी थी। समझ गए? तो ये क्या हुआ, एक ऑक्सीकारक हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक हुआ। समझ गए आप ऑक्सीकारक? अब देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। अब देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो बहुत आसान है, वह अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा हमारे पास, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख लेना पूरा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेके उसमें हाइड्रोजन गैस मारेंगे, हाइड्रोजन गैस मारने के बाद वो बदल जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। किस में बदल जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेके उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने की, ये प्रवाहित करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की जो क्रिया होगी आपकी, ये होगी योगात्मक क्रिया, या क्रिया नहीं अभिक्रिया, या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। समझ गए? यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना है, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है, उसके बाद हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, और ये जो अभिक्रिया होगी पूरी, ये योगात्मक अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जो है थ्योरिकल है। वनस्पति तेलों जैसे असंतृप्त यौगिक होते हैं, यानी कि जो वनस्पति तेल होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके उन्हें संतृप्त किया जाता है। यानी कि जो वनस्पति तेल होते हैं, जैसे कहते हैं नारियल का तेल वगैरह होते हैं, उनमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। जैसे कि नारियल वगैरह का तेल होते हैं, नारियल का तेल, मैं जब अंदाजे से बता रहा हूँ, शायद होते होंगे, नारियल का तेल ही होगा लगभग। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी, और नारियल का जो तेल होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। समझ गए? इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके इसको बदल दिया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। समझ गए? यानी कि योगात्मक अभिक्रिया में कुछ नहीं होता, योगात्मक अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाती है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल दिया जाता है, और यह जो अभिक्रिया होती है यह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए होगा आप? अब देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने की ज़रूरत है, तो फोकस बनाकर देखना, तभी जो है आपको समझ में आएगी। मैं इस डेफिनेशन के 2 पार्ट बनाऊंगा, 2 पार्ट में आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के परमाणु, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु के परमाणु या परमाणु समूह का कोई कार्बनिक अणु होगा, उसका कोई परमाणु होगा, जैसे कि CH4 है। CH4 क्या है? कार्बनिक अणु है, और CH4 एक कार्बनिक अणु है, इसका परमाणु है हाइड्रोजन। कार्बन का ये परमाणु क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो किसी परमाणु का या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापन होता है,
यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आप समझो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु, ये कार्बनिक अणु ले लिया मैंने CH4, ये कार्बनिक अणु तो है ही, किसी कार्बनिक अणु के परमाणु का, तो इस कार्बनिक अणु है, इसका परमाणु क्या है, एक हाइड्रोजन है परमाणु का। अब किस वो कह रहा है परमाणु का, ये परमाणु समूह का क्या कह रहे हैं, परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु द्वारा, यानी कि कोई अन्य परमाणु आएगा, कोई अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन सिल्वर वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो वाला जो परमाणु होगा वो इस परमाणु को विस्थापित कर देगा, या तो इसे विस्थापित कर देगा या इसके पूरे समूह को, या तो खाली हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, या H2 को विस्थापित करेगा, या H4, मतलब इस तरह से वो विस्थापित कर देगा। अब हम इसे समझते हैं। यानी कि ये क्या है, कार्बनिक अणु है, ये कार्बनिक अणु है, और मैंने एक अन्य अणु या परमाणु ले लिया Cl2, ये अन्य मैंने परमाणु ले लिया, अणु ले लिया मैंने, अन्य अणु। अब ये Cl2 जो है इसको विस्थापित कर देगा, एक हाइड्रोजन को इस रिएक्शन में निकाल देगा। कैसे निकाल देगा, एक हाइड्रोजन को ये इस रिएक्शन में जो है निकाल देगा, ये बना देगा रिएक्शन होने के बाद CH3Cl प्लस HCl। हाँ, तो आपने देखा जब इधर CH4 था, ये क्या था, ये कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में से इस Cl ने इसके एक परमाणु को निकाल फेंका, हाइड्रोजन 4 थे, इधर हाइड्रोजन 3 रह गए, इस Cl ने निकाल दिया इसमें से। ये Cl इतना पावरफुल है कि हाइड्रोजन को इसे निकाल फेंका, एक हाइड्रोजन को। अब ये हमारा क्या बना, CH3Cl। इस CH3Cl की यदि एक बार और रिएक्शन कराई जाए Cl2 से, तो ये फिर निकाल देगा, ये बना देगा CH2Cl2, और फिर दोबारा निकाल देगा ये HCl। बैलेंस ही आप करते रहना, समझ गए। और यदि एक बार फिर कराई जाए रिएक्शन, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना CH2Cl2 से Cl2 की रिएक्शन एक बार और कराया जाए, तो फिर ये ऐसे कर देगा CHCl3 प्लस HCl, ऐसे कोई प्रोडक्ट बना देगा। यानी कि यह क्या हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बात एक ही है। ये वाला जो तत्व है ये इस तत्व को निकाल फेंक रहा है, समझ गए आप। इधर 4 थे, इधर 3, इधर 4 थे, इधर रह गए 3। जब दोबारा रिएक्शन कराई तो इसने फिर एक को निकाल फेंका, इधर 3 थे तो इसने 2 कर दिए। अब जब दोबारा रिएक्शन कराई तो 2 थे, फिर इसने 1 ही छोड़ा, समझ गए। यदि एक बार और रिएक्शन कराई जाएगी तो ये बन जाएगा CCl4, सारे ही हाइड्रोजन निकाल दिए जाएंगे। यानी कि Cl जो है क्रमबद्ध तरीके से हर बार एक को निकाल रहा है, हर बार एक को निकाल रहा है, हर बार एक को निकाल रहा है, हर बार वो एक हाइड्रोजन को निकाल देता है रिएक्शन कराने पर। तो यहाँ क्या हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये वाली रिएक्शन होती है सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में होती है। ये सूर्य के प्रकाश में होगी, समझ गए, ये भी सूर्य के प्रकाश में होगी। ये क्लोरीन वाली जो अभिक्रिया होगी, ये जितनी भी अभिक्रिया होनी है 1 2 3, ये 3 अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होंगी। इसमें समझना कुछ नहीं है, देखो एक बार और समझ लो, वो रफ था वो थोड़ा। CH4 की Cl2 के साथ सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराई जाए तो हमें मिल जाएगा CH3Cl प्लस HCl। यानी कि ये Cl2 एक हाइड्रोजन को निकाल फेंकेगी एक बार। यदि दोबारा इस वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन कराई जाए Cl2 से, तो ये फिर इधर 3 थे, इधर जो बनेगा इधर 2 ही रह जाएंगे हाइड्रोजन, फिर HCl। बैलेंस से आप कर लेना। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर हो रही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ये तत्व इसमें से एक को निकाल फेंक रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक अणु, ये कार्बनिक अणु है, कार्बनिक अणु या परमाणु, कार्बनिक अणु, ये कार्बनिक अणु है, इसके परमाणु यानी कि जो हाइड्रोजन है, ये परमाणु समूह का, देखो परमाणु H4 थे, पूरे का पूरा H4 को निकाल फेंका। समूह का किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, अन्य परमाणु Cl है के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं समझता हूँ कि सब बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।